हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज का जो वीडियो है मैं आपसे एक बहुत हम्बली रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप ये वीडियो को पूरा जरूर देखोगे, शुरू से आखिरी तक जरूर देखोगे, क्योंकि इस वीडियो में ऐसा कंटेंट है कि अगर ये आप इसको अधूरा सुनते हो, आधा सुनते हो, तो ये आपके लिए खतरनाक नहीं, बहुत खतरनाक भी हो सकता है। कॉन्फिडेंस भी आपका खराब होगा और गलत इन्फॉर्मेशन में जीना भी आपके लिए तैयारी के दौरान भी काफी गलत रहने वाला है। तो प्लीज, मैं ऐसे लोगों से खास रिक्वेस्ट कर रहा हूं जो सिर्फ लास्ट के 20 मिनट देखते हैं लेकिन शुरू के 4 मिनट नहीं देखना चाहते। उनके लिए मैं बोल रहा हूं कि शुरू के 4 मिनट में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है। तो प्लीज ये वीडियो को पूरा जरूर देखना। आज हम बात करने वाले हैं मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में। मेडिकल स्टैंडर्ड एक ऐसी चीज है कि इसको लेकर के अगर आपके मन में कोई डाउट रहता है या कोई डर रहता है, तो वो एक तरीके से थोड़ा सा स्थायी ही हो जाता है और वो आपके कॉन्फिडेंस को काफी हैम्पर करता है। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि रेलवे में अगर आप आना चाहते हो तो मेडिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर मेडिकल में आपके कुछ प्रॉब्लम्स है तो ऐसा नहीं है कि आप रेलवे से बिल्कुल बाहर हो गए। रेलवे में कुछ पोस्ट ऐसी है जिसपे कि एकदम स्पेसिफिक मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए, लेकिन कुछ पोस्ट ऐसी है जिसमें कि आप किसी भी हालत में पास हो सकते हो। मतलब कोई कोई मेडिकल स्टैंडर्ड ऐसे हैं या कोई कोई पोस्ट का मेडिकल स्टैंडर्ड वो है कि उसमें फेल होना इज बहुत मुश्किल। आप उसमें फेल नहीं हो सकते। तो ये जो वीडियो होने वाला है ये पूरा डिटेल में बताऊंगा। बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट ऐसी है जिसमें कि मेडिकल स्टैंडर्ड बहुत लो लेवल का लगता है। जैसे कि मैं बात करूं तो जूनियर अकाउंट असिस्टेंट, जो कि 2024 में जो आरआरबी एनटीपीसी होने वाला है, उस पर बहुत ज्यादा डिमांड वाली पोस्ट रहेगी। एक पोस्ट है और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, वो भी बहुत ज्यादा डिमांड वाली पोस्ट रहेगी। ये दोनों पोस्ट है लेवल 5 की। लेवल 2 में भी इसी तरीके की दो पोस्ट और है जो आपके लिए बहुत ज्यादा हाई डिमांड रहेगी, और इनका मेडिकल स्टैंडर्ड जो है वो बहुत लो है। तो ये सबके लिए क्लियर होने वाला है। तो इस वीडियो में मैं आपको आरआरबी एएलपी के नोटिफिकेशन का इसका स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा, टेक्नीशियन का दिखाऊंगा, आरपीएफ का दिखाऊंगा, और 2019 में जो आरआरबी एनटीपीसी की पोस्ट आई थी उसका नोटिफिकेशन दिखाऊंगा। आपको सारे मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में पूरी बात बता दूंगा। तो आपको मेडिकल स्टैंडर्ड से रिलेटेड इसके बाद आपके बहुत सारे डाउट खत्म हो जाएंगे। देखो, लगभग 95% लोग, 95% लोग इस वीडियो को देखने के बाद ऐसे रहेंगे जिनको मेडिकल से रिलेटेड चिंता खत्म ही हो जाएगी। उनको इसके बाद दोबारा कभी वीडियो देखना ही नहीं पड़ेगा रेलवे में मेडिकल से रिलेटेड। 5% लोग ऐसे रहेंगे जिनको लेकर के क्या होगा कि फिर भी डाउट रह सकता है। क्यों रह सकता है वो मैं आपको बता देता हूं। पीडब्ल्यूबीडी वाले कैंडिडेट रहेंगे, उनको थोड़ा सा डाउट रह सकता है। तो देखो, पीडब्ल्यूबीडी पे मैं ऑलरेडी रिसर्च कर रहा हूं, उसमें बताने लायक बहुत सारी बात है। तो उसके लिए मैं हो सकता है सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो में बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन वो लोग भी ये वीडियो जरूर देखो, क्योंकि जो चीजें बताऊंगा वो आपके काम की रहने वाली। कम से कम आपको पोस्ट प्रेफरेंस कौन सा डालना है और आप कौन कौन सी पोस्ट पे एलिजिबल हो, ये तो आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। नोटिफिकेशन आता है तो उसमें क्या होता है, हर वैकेंसी और कौन से पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट में बहुत सारी कैटेगरी है। तो एक ही पोस्ट पे मान लीजिए अगर मेडिकल स्टैंडर्ड B1 है और वो पोस्ट जो है पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट भी अगर उसमें एलिजिबल है, तो उसमें से कुछ एक ही टाइप के पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट उसमें एलिजिबल होते हैं। ये सारी चीज आपको नोटिफिकेशन में ही क्लियर हो जाती है। जो लोग मेडिकल स्टैंडर्ड को लेके एकदम डर में रहते हैं और ऐसा ऐसा कमेंट करते हैं हाथ जोड़ जोड़ के, प्लीज 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 मत करो ऐसा। प्लीज प्लीज वाली हरकतें मत करो। आपका सवाल एक बार आपने पूछ लिया, एक भी बार प्लीज नहीं भी बोलोगे, एक भी इमोजी ऐसे हाथ वाली नहीं लगाओगे, एक भी इमोजी रोने वाली नहीं लगाओगे, तब भी मैं आपको उतनी ही सीरियसनेस से रिस्पॉन्ड करूंगा। अगर आपका जवाब जो है, आपका जो सवाल है वो एकदम जेन्युइन है, तो आपको बिल्कुल ये प्लीज बोलने की और ऐसे इमोजी लगाने की जरूरत नहीं है। मैं कई बार इरिटेट होता हूं इस टाइप की इमोजी से, या जो रोने वाली इमोजीज होती है। आपको किसी भी हालत में कॉन्फिडेंस तो आपको रखना ही है। हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज नेगेटिव होने की जरूरत नहीं। मैं आपको एक लाइन में एक बात बता दे रहा हूं। आपका मेडिकल स्टैंडर्ड मतलब बोलने के लिए बता दे रहा हूं कि अगर आपको सिर्फ एक आंख से धुंधला भी दिखता है बिना चश्मे के, और चश्मे के साथ अगर एक आंख से सही भी दिखता है और एक आंख से बिल्कुल नहीं दिखता, तब भी आप रेलवे की वन ऑफ द बेस्ट पोस्ट में ज्वाइन कर सकते हो। तो ये जो वीडियो है काफी ज्यादा मेहनत से बना है, जिसको मैंने आपको हर नोटिफिकेशन को लिख करके हर एक चीज को अच्छे से समझाया है। तो मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा मैं एक्सप्लेन आपको जो चीज बताया हूं उस पर कर सकता था। कुछ अगर एडिशनल जानकारी आएगी तो वो भी मैं आपको जरूर वीडियो के बाद में, मतलब अभी तो देखो, अभी ये वीडियो बना रहा हूं, 2-3 महीने बाद बहुत और अपडेटेड जानकारी के साथ भी आपके लिए वीडियो बना सकता हूं। पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए भी वीडियो बना सकता हूं। तो प्लीज वो वीडियो भी आप लोग जरूर देख सकते हो, लेकिन आपको मेडिकल से रिलेटेड सारी जानकारी देने की कोशिश करूंगा। टेलीग्राम कैसे ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर आप सर्च करोगे @ADARFHAGUIDEF आदर्शा गाइड्स करोगे तो आपको चैनल डायरेक्ट मिल जाएगा। उसको ज्वाइन जरूर कर लेना, वहां पीडीएफ भेजूंगा। तो देखिए, ये है A1 मेडिकल स्टैंडर्ड, जो कि ALP में लगता है। ALP के नोटिफिकेशन का ये कटआउट है। तो ये जो डिटेल्स है यहाँ पर लिखी हुई है, एक बार मैं आपको दिखा रहा हूँ, उसके बाद सारी चीजें बताऊंगा। यहाँ पर जो टेस्ट है वो देखो, कलर विजन भी है, बायनाकुलर है, फील्ड ऑफ विजन है, नाइट विजन है, माइफोपिक विजन है,
ये सारी चीजें जो है मैं आपको अब बाद में एक्सप्लेन करता हूँ वीडियो के लास्ट में, ठीक है। ये जो टेक्नीशियन की वैकेंसी आई थी उसमें A3 B1 B2 ये है, ठीक है, और ये सब उसकी डिटेल लिखी है। फिजिकली फिट इन ऑल एस्पेक्ट का जो मतलब है वो ये है कि कोई कैंडिडेट जो है वो अगर रेलवे एम्प्लॉय बनना चाहता है तो उसकी बॉडीली हेल्थ बराबर रहनी चाहिए, जो कि उसको रेलवे में जो उसकी ड्यूटीज है उसको करने से ना रोक पाए। अब यहाँ पर जो सेकंड पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान देना आप कि जो एग्जामिनर रहेगा, जो भी आपकी फिजिकल फिटनेस देखेंगे, वो उनके डिस्क्रिप्शन पर रहेगा कि वो आपको उसमें पास करें, ठीक है। यानी कि अगर थोड़ा मोड़ा ऊंच नीच भी है और उनको लगता है कि इससे आपकी ड्यूटी में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, तो ये काम आपका ओके रहेगा। एक और बात ध्यान रखना कि हार्ट और लंग्स जो है ये सब भी बराबर होना चाहिए। एक और इंपॉर्टेंट बात इसमें ध्यान रखो आप कि ये जो दिया ना फिजिकल फिट वाला, ये एस्पेक्ट खत्म हो जाएगा कोई भी पोस्ट अगर पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए रहेगी। अगर ऐसा नहीं है कि B1 लिखा है और B1 में यहाँ पर लिखा है मान लीजिए कि शारीरिक रूप से फिट होना चाहिए, तो इसमें पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट का कोई काम नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट है तो ये जो रिस्ट्रिक्शन लिखी थी फिजिकल आल एस्पेक्ट वाली, ये यहाँ पर खत्म हो जाएगी, फिर उनको पीडब्ल्यूबीडी के तरीके से देखा जाएगा। पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट कौन रहेंगे वो एक बार के लिए मैं अभी एक्सप्लेन आपको कर देता हूँ। पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट वो रहेंगे जो कि 40% की डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट उनके पास रहेगा। अगर आपकी डिसेबिलिटी 40% है तो आप पीडब्ल्यूबीडी रहोगे, मान लीजिए 30% या वो है तो आप इसको फिट में कंसिडर करोगे, क्योंकि दो ही कैटेगरी है, एक कैटेगरी फिट की है और एक पीडब्ल्यूबीडी की है। यानी अगर पीडब्ल्यूबीडी आप नहीं हो तो आप फिट कहलाओगे, क्योंकि यहाँ पर ये जो वर्ड लिखा है डिस्क्रिप्शन ऑफ एग्जामिनर, ये आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो 30% को भी अलाउ कर देंगे, क्योंकि अनफिट करने का तो कोई रीजन यहाँ पर उनके पास नहीं है। अब आगे अगर बढ़े तो ये है कांस्टेबल की वैकेंसी जो 2024 में आई, ये सब इंस्पेक्टर की। दोनों में आप देखोगे B1 मेडिकल स्टैंडर्ड है और इसमें पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए कोई भी वैकेंसी नहीं है। ये यहाँ पर देखो, ये उसी का कटआउट है, सब इंस्पेक्टर की लेवल 6 की जो पोस्ट है B1 मेडिकल स्टैंडर्ड, यहाँ पर अलग से स्पेशली लिखा हुआ है कि जो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी रहेंगे उनके लिए ये पोस्ट फुटेबल नहीं रहेगी। एक एक करके ये सारी चीजें मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। उसके बाद एनटीपीसी 2019 का नोटिफिकेशन में A3 B2 C2 ये पोस्ट यहाँ पर थी, डिटेल्स यहाँ पर लिखी हुई है। अब देखो इसमें जो लेबर को लेकर के एक चीज लिखी हुई है कि B2 वाले एलिजिबल नहीं रहेंगे, ये अब गलत हो गया। अब A2 और A3 में लेबर वाले एलिजिबल नहीं है, लेकिन B2 में वो एलिजिबल रहेंगे विथ सम कंडीशन। तो उसके लिए पूरा नोटिफिकेशन उसका आगे मैं आपको दिखाता हूँ। अब पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए जो है वो मैं पहली चीज बता देता हूँ। पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट जो रहेंगे उनको क्या है कि ऐसा नहीं है कि अगर B1 मेडिकल लिखा है और वो B1 मेडिकल फुलफिल नहीं कर रहे हैं फिजिकली फिट वाली कंडीशन में, तो वो एलिजिबल नहीं रहेंगे। देखो पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट अगर है तो उनके पास डिसेबिलिटी का 40% का सर्टिफिकेट रहना चाहिए, लेकिन पीडब्ल्यूबीडी में बहुत सारी कैटेगरीज है जो यहाँ पर लिखी हुई है। आप देखो विजुअली इंपेयर्ड है, एक HI है, LD है, OD है, MD है, इस टाइप की बहुत सारी कैटेगरीज रहेगी। उसके बाद ये देखो ये B- ये इस तरीके से इतनी सारी यहाँ पर जो है कैटेगरीज लिखी है। और अब आप अगर यहाँ देखोगे तो उनके लिए रिजर्व पोस्ट भी है, यानी कि वो इस पोस्ट पर एलिजिबल होते हैं। तो ये आपको नोटिफिकेशन देखना पड़ेगा, जो पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट है उनको ये नोटिफिकेशन देखना पड़ेगा, जिससे उनको पता चलेगा कि वो कौन कौन सी पोस्ट पर स्पेसिफिक अपनी डिसेबिलिटी वाले सर्टिफिकेट के साथ एलिजिबल रहेंगे। पीडब्ल्यूबीडी के बारे में मैं अभी कर रहा हूं, अगर मुझे अच्छे से उसकी जानकारी हो जाएगी तो उस पर मैं एक डिटेल वीडियो आपके लिए जरूर बनाऊंगा। ये देखो एक और एक्सप्लेन कर देता हूं। आरआरसी 2019 का ये नोटिफिकेशन है, इसको अगर आप देखोगे तो यहां पर आपको पता चलेगा कि देखो ये C1 मेडिकल स्टैंडर्ड की पोस्ट है और ये सारे लोगों के लिए यहाँ पर एलिजिबल है। लेकिन अगर ये एक B1 वाली एक पोस्ट है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की, इसमें देखो तो ये VI के लिए एलिजिबल नहीं है, HI के लिए भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है और यहाँ पर भी नहीं है। अब सेम B1 मेडिकल स्टैंडर्ड के साथ ही अगर आप देखो तो VI के लिए तो नहीं है, लेकिन यहाँ HI वाले जो है वो लोग एलिजिबल है, यहाँ पर ये एलिजिबल है, ये एलिजिबल है। इसी प्रकार देखो ये B1 मेडिकल स्टैंडर्ड तो B1 ही है, लेकिन यहाँ पर देखो एलिजिबल है VI वाले भी, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा पीडब्ल्यूबीडी वालों को ये रिसर्च अपनी करनी पड़ेगी। आपको ये जो टेक्नीशियन की वैकेंसी अभी आई है उसमें देखो तो ये देखो ये भी B1 है, ये भी B1 है, लेकिन B1 में यहाँ ये एलिजिबल है और यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। तो ये पोस्ट के हिसाब से मेडिकल स्टैंडर्ड सेम होने पर भी कौन बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाला एलिजिबल है, ये चीजें चेंज हो सकती है। अब आपको मैं ये चीज बताता हूं, उसके बाद कौन सा टेस्ट कहां पर होएगा वो भी बताऊंगा, ठीक।
A1 मेडिकल स्टैंडर्ड का मतलब क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको विजन समझने के लिए ये जरूरी कि 6x6 क्या होता है आप ये समझ जाओ। तो 6x6 का मतलब है परफेक्ट विजन। नॉर्मली अगर कोई देख पा रहा है 6 मीटर की दूरी तक तो उसको आप परफेक्ट विजन में काउंट कर सकते हो। अगर फीट में आप देखो तो 20 फीट तक अगर आप कोई चीज को देख पा रहे हो ठीक ठाक साइज की, नॉर्मल विजन आप इसको बोल सकते हो। जो मेडिकल स्टैंडर्ड A1 है इसमें सारे के सारे टेस्ट भी होंगे और आपका विजन भी नॉर्मल होना चाहिए, इसमें कोई चश्मे वश्मे की गुंजाइश नहीं है। यानी कि 6x6 जो है ALP के लिए ये सबसे डिफिकल्ट मेडिकल स्टैंडर्ड होने वाला है। सबसे ज्यादा लोग की छटनी इसी में होती है। इसमें एक अगर मान लीजिए कोई ने लेजर कराया हुआ है और वो अगर बताएगा नहीं तो एक फंडस टेस्ट होता है, फंडस या फंडस टेस्ट होता है, उससे पता चल जाता है आपकी आंखों की रेटिना की जो मोटाई होती है उससे वो पता कर लेते हैं कि आपने लेजर ट्रीटमेंट कराया है या नहीं कराया। तो इसमें चीट करने वाली कोई संभावना नहीं रहती, यानी आंखें अगर परफेक्ट है तो आप ALP बन सकते हो। बात करें अगर मेडिकल स्टैंडर्ड की तो इसमें भी चश्मे की कोई गुंजाइश नहीं है। बिना चश्मे के आपका विजन जो है दोनों आंखों का 6x9 आना चाहिए, यानी कि नॉर्मल से थोड़ा कम भी है तो चलेगा, लेकिन इसको चश्मे की जरूरत नहीं है, चश्मा सुधारने की जरूरत नहीं है। आप मान लीजिए अगर किसी को 0.25 का चश्मा या 0.5 का चश्मा है तो मैं आपको अपने अनुभव से बता रहा हूं कि वो ये इसको क्लियर कर सकता है। क्योंकि अगर आप देखो तो चश्मा लगाने के बाद आपका जनरली अगर बहुत कम पावर का चश्मा है तो 6x6 विजन आ जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर आपका बहुत थोड़ा सा अगर आंखों में कुछ है, मैं तो कहता हूं कि अगर 0.25 का चश्मा आपको लगता है तो आप इसमें भी एलिजिबल हो जाओगे, पास हो जाओगे। बस 2-4 दिन के लिए आपको थोड़ा नियम से रहना पड़ेगा और आपका ये क्लियर हो जाएगा। A2 में भी आपको बता दिया कि 6x9 यानी नॉर्मल से थोड़ा कम आ जाना चाहिए तो आपका क्लियर हो जाएगा। कौन कौन से टेस्ट इसमें होंगे वो आपको अभी आगे बताता हूं। अब A3 की अगर बात करो तो A3 से चश्मा जो है आपको अलाउ रहना शुरू हो जाएगा। चश्मे का जो पावर है वो ±2D हो सकता है। उसके बाद आपका विजन 6x9 आ जाना चाहिए। यानी अगर मान लीजिए आपका चश्मे का नंबर 2.25 है तो भी आप इसको पास कर लोगे, क्योंकि 2.25 के साथ आपका विजन 6x6 बनेगा तो आप इसको 2 नंबर का चश्मा लगा के 6x9 ला सकते हो। बात क्लियर है। अब एक डाउट जो आपका बहुत मेजर डाउट रहता है वो क्लियर कर देता हूं कि 2D क्या ऐसा होना चाहिए कि एक आंख का 1D है और एक आंख का 1D है तो आप एलिजिबल रहोगे, और एक आंख का 1D और एक आंख का 1.5D रहा तो आप ये 2.5 हो गया तो आप क्या फेल हो जाओगे? ऐसा नहीं होता, ऐसे काउंट नहीं होता। ये है हर आंख का। अगर मान लीजिए दोनों आंख में चश्मे का नंबर 2-2-2-2 भी है तो भी आप इसमें एलिजिबल रहोगे। ये एक आंख के लिए कि किसी एक आंख में 2D का चश्मा अगर लगा है और उसके बाद आप 6x9 देख पा रहे हो तो क्लियर है। कोई भी ऐसा मत सोचना कि इसको जोड़ना पड़ता है, वैसा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब बात आती है B1 की। B1 और B2 में मेन अंतर क्या है? कलर विजन के टेस्ट का। इसमें चश्मा लगाने के बाद आपका विजन 6x9 फॉर बेटर आई, और जो खराब आई रहेगी उसका जो है 6x12 आ जाना चाहिए। दोनों में सेम है, चश्मा अलाउ है और चश्मे का नंबर यहां पर 4D रहेगा तो भी चलेगा। यानी एक आंख का 4 है, दूसरी आंख का 4 है तो आप इसको क्लियर कर लोगे। मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरे को B1 मेडिकल स्टैंडर्ड मिला और मेरे दोनों आंखों का नंबर जो है वो 4-4 है। काफी लोग ये जानना चाहते थे कि मेरी आंखों का नंबर क्या है, तो अभी जान लो। मेरे आंखों में दोनों आंखों का 4-4 है, और एक समय के लिए मेरे आंखों का नंबर एग्जाम के कुछ समय बाद ही, यानी मेडिकल के कुछ दिन पहले ही जब कराया तो 4.25 भी था एक आंख का, मतलब 4.25 के साथ मेरा 6x6 विजन आता था। इसलिए मेरा ये एकदम आसानी से क्लियर हो गया, इसमें मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हुई। B2 में क्या होगा? B2 बिल्कुल B1 जैसा ही है, लेकिन B2 आपको कब मिलेगा? जब आपकी कंडीशन जो ऐसी रहेगी दोनों आंख में चार आंख का चश्मा लगा हुआ है और आप कलर विजन फेल कर सकते हो, यानी कलर ब्लाइंड हो तो आपको B2 मिलेगा, अदरवाइज B1 मिलेगा। एक और बात बताता हूं, यहां पर लिखा है +2D, तो ये दोनों आंखों का याद रखना। अगर मान लीजिए ऐसा हुआ कि आप इसको +2 चश्मे के साथ 6x9 देख लिए, लेकिन यहाँ +3 चश्मे के साथ आप 6.9 देख रहे हो तो आपको A3 नहीं मिलेगा। यहां पर भी देखोगे दोनों आंखों के लिए लिखा है, तो ये बात समझ के चलना। ऐसा नहीं कि कोई एक आंख का, दोनों आंख के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। B1 और B2 का भी आपको बता दिया। अब बात करते हैं C1 के बारे में। तो देखो C1 का क्या है बता देना। कोई भी एक्स्ट्रा टेस्ट नहीं होंगे, कलर वलर फंडस ये वो कुछ भी नहीं होगा। आपको किसी भी तरीके से दोनों आंख से दिखना चाहिए, बस चश्मे का नंबर चाहे कुछ भी हो तो C1 मिल जाएगा। चश्मे का नंबर कुछ भी हो, कोई और टेस्ट नहीं होगा। आपका विजन सिर्फ 6x12 फॉर बेटर आई, 6x18 फॉर बेकार आई आ जाना चाहिए तो आपको C1 मिल जाएगा। C2 और C1 में अंतर क्या है कि C2 में आपको किसी भी एक आंख से कितने भी पावर का चश्मा लगा के
6/12 का विजन आ गया, यानी आप इसको पास कर लोगे, चाहे दूसरी आंख आपकी 0-0 भी क्यों ना हो। दूसरी आंख से अगर आप ब्लाइंड भी है और एक आंख से आप देख पा रहे हो कितना भी पावर का चश्मा लगा के, तो आप C2 मेडिकल के लिए फिट हो जाओगे। क्लियर हो गया? इसमें कोई डाउट बचता है? नहीं बचना चाहिए, क्योंकि ये जहां जहां मैंने क्रॉस लगाया यहाँ पर कोई टेस्ट नहीं होता। B1 और B2 में सिर्फ कलर विजन के टेस्ट का अंतर है। A3 जो है उसमें +2D तक का चश्मा चलेगा, 6/9 आप लगा लोगे। एक बात आपको एक्स्ट्रा बता दे रहा हूँ कि अगर आपके चश्मा की आंखें जो है आपकी अगर एकदम बॉर्डर पे कोई स्टैंडर्ड में आती है, तो आप उसको अपने क्लोजेस्ट बेटर वाले रिजल्ट पे ले जा सकते हो। बस आखिरी के जो 3, 4 या 7 दिन रहेंगे, अपनी आंखों को आराम देना, डेली पानी वानी मारते रहना, तो आपको बेटर आई वाला रिजल्ट मिल जाएगा। वहां पर भी आपका टेस्ट जब करते हैं तो आपको अच्छे से अच्छा स्टैंडर्ड देने की ही कोशिश की जाती है। एक और बात बताता हूं, अगर आप तुरंत मेरा मेडिकल होने के तुरंत बाद का रिव्यू मेरा देखना चाहते हो, तो चैनल पर वीडियो है, उसका लिंक आपको इस वीडियो के खत्म होते भी मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, तो उसको जरूर देख लेना आप। उससे आपको रियल फीलिंग जो मेडिकल के तुरंत बाद मेरे को थी वो हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि टेस्ट आपके जो है कौन कौन से होंगे। ये जो कलर विजन है, बायनाकुलर विजन है, नाइट विजन है, मेसोपिक विजन है, ये सारे के सारे, और फॉगिंग टेस्ट, ये A1 में सारे के सारे होंगे। ये यहाँ पर लिखा है A2 के बारे में, मैं A1 का बता दी कि A1 में फॉगिंग टेस्ट भी होएगा। क्या होते हैं ये टेस्ट अभी बता दूंगा। आप आपके चश्मे का नंबर जो है उसके हिसाब से आप देख लो कि कौन सा मेडिकल स्टैंडर्ड आपको फिट होता है। उसके बाद ये कौन कौन से टेस्ट होंगे यहाँ पर लिखे हुए रहते हैं, ठीक है। A3 की बात अगर करोगे तो A3 में ये टेस्ट होंगे, कलर विजन का, बायनाकुलर विजन का, नाइट विजन का, माइक्रोस्कोपिक विजन का, ये सारे टेस्ट होंगे। यहाँ पर फॉगिंग टेस्ट नहीं होता, ठीक है। अगर B1 की बात करें तो B1 में भी आप देखो तो कलर विजन, बायनाकुलर विजन, नाइट विजन, मेसोपिक विजन, ये सारे टेस्ट आपके होंगे। B2 की बात करो तो जो B1 में टेस्ट हुए थे वो टेस्ट में से सिर्फ कलर विजन नहीं होएगा, बायनाकुलर विजन होएगा, नाइट विजन और मेसोपिक विजन ये यहाँ पर नहीं होएगा। C1 की बात करें तो कोई भी एक्स्ट्रा टेस्ट नहीं होगा, C2 में भी कोई एक्स्ट्रा टेस्ट नहीं होगा। ये टेस्ट क्या क्या होते हैं थोड़ा शॉर्ट में आपको बता देता हूँ, बहुत ज्यादा इसमें डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर आप नॉर्मल देख पा रहे हो तो आप इसको क्लियर कर ले जाओगे। जितना डिफिकल्ट और जितना स्टैंडर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर उस एकदम उसी से एकदम नेक टू नेक चेक करा जाएगा ना, तो इस चश्मे की उम्र, इस मोबाइल के जमाने में, इतना स्क्रीन के जमाने में कोई भी उसको फुलफिल नहीं कर पाएगा। इसीलिए थोड़ा सा रिलैक्स्ड टेस्ट आप मान सकते हो। फॉगिंग टेस्ट जो होता है ये फोकस एडजस्टमेंट के लिए होता है, यानी एक पॉइंट को लेकर के दूसरे पॉइंट पे अगर आप शिफ्ट करते हो तो आंखों में आपके फोकस को लेकर के तकलीफ तो नहीं आती। जैसे आप कैमरे को देखोगे, अगर एक जगह से दूसरी जगह फोकस करो तो फोकस करने में टाइम लेता है ना, ये वो होता है फॉगिंग टेस्ट। या आप अगर आपने कभी चश्मे का टेस्ट कराया, आंखों का टेस्ट कराया, तो आपको पता होगा आंखों के सामने एक लाइट जलता होता है वो मशीन के अंदर, और एक बलून सा रहता है पीछे, वो बलून पे हमारी आंखें जूम करती रहती है बार बार। तो ये वो फॉगिंग टेस्ट है, ये सबने दिया होगा आज तक अगर कोई भी एक बार डॉक्टर के पास गया है तो। बायनाकुलर विजन ये है कि कोई एक चीज को आपकी दोनों आंखें देख पाए, ताकि उसकी गहराई और पिछले वाले बैकग्राउंड से उसकी दूरी और उसके साइज का अंदाजा लगा सके, बेसिकली उसकी 3D इमेज बना सके, बैकग्राउंड और वो चीज को डिफ्रेंशिएट कर सके कि ये दूरी क्या होगी, उसका अंदाजा आंखें लगा पाए। ये होता है आपका बायनाकुलर विजन। नाइट विजन क्या होएगा, एकदम काले अक्षर नहीं दिखा के थोड़ा सा उसको ग्रे की तरफ ले जाएंगे और आपको दिख रहा है क्या वो देखेंगे, ये भी आपका आसानी से क्लियर हो जाता है। मायोपिक विजन वही है कि आपकी आंखों को क्या चश्मा लग रहा है, कितने पावर का चश्मा लग रहा है, वो टेस्ट है। कलर विजन आपको बता दिए कि आपको रेड, ग्रीन, येलो ये सब की पहचान हो रही है कि नहीं, ये आपका कलर विजन टेस्ट होता है। एक बुक रहती है, बुक के ऊपर कलर के हिसाब से ऐसे रास्ते बने होते हैं, अगर जो कलर ब्लाइंड रहेगा उसको ये रास्ता नहीं दिखेगा, या ऐसे नंबर लिखा है तो वो नंबर नहीं दिखेगा, ये रहता है। मेसोपिक विजन क्या है कि आपकी आंखें जो है लाइट को लेके कितनी सेंसिटिव है, और धुंधलापन आपकी आंखों में कितने देर तक रह रहा है, कैसा रह रहा है, उसको लेकर के मेसोपिक टेस्ट होता है। और एक होता है और फॉन्डस टेस्ट। फॉन्डस टेस्ट क्या होता है, आंखों के रेटिना में कोई पतली सी झिल्ली होती है, उसकी मोटाई को लेकर के होता है, जो माइक्रोन्स में होती है, उसको लेकर के इसको मापा जाता है। ये एक लिमिट से अगर कम रहती है तो माना जाता है कि आपने लेजर ट्रीटमेंट कराया है या आपकी आंखों में आगे प्रॉब्लम आ सकती है, वो उसको लेकर के। तो फॉन्डस टेस्ट का बताता हूँ, ये होता तो स्ट्रिक्टली है, लेकिन अगर आपकी आंखों में कुछ गलत नहीं है, या आप मान लीजिए अगर थोड़ी कम भी आ रही है तो ज्यादा चिंता की बात नहीं है, 2-3 मल्टीपल टेस्ट करके जब बेटर रिजल्ट मिल जाता है तो ये आपको पास हो जाते हो। ये सारी चीजें मैंने आपको मेडिकल के तुरंत बाद वाले में बताया था। अब इसके बाद लेसिक सर्जरी को लेकर के क्या अपडेट है वो मैं आपको बताता हूँ। उसके पहले एक बात आपसे कहना चाहूंगा, आपके अगर कोई भी डाउट है इस वीडियो को देखने के बाद तो उनको कमेंट में लिखो। आपका स्पेसिफिक सवाल अगर कुछ है वो लिखो। जो चीज ऑलरेडी बता दिया उसका रिप्लाई नहीं करूंगा, जो चीज नहीं बताया
उसके बारे में ऐसा करूंगा कि 1-2 महीने बाद सारे सवालों को लेके स्पेसिफिक सवाल का जवाब के रूप में एक वीडियो बनाऊंगा, जिसपे आपके मेडिकल के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। लेकिन जो भी व्यक्ति इस वीडियो को देखे बिना अनफन कमेंट करेगा उसका मैं रिप्लाई नहीं करूंगा, ठीक है। चलिए अब मैं आपको लेसिक के बारे में बताता हूँ। तो देखो, ये है एक लेटर जो कि 25/8/2022 को आया था। हमारा जो एनटीपीसी का नोटिफिकेशन था वो 2019 का था। सिलेक्शन प्रोसेस के दौरान ही, यानी कि एग्ज़ाम हो रही थी या एग्ज़ाम प्रोसेस चालू था, उसके बीच में ही ये नोटिस आया था, जिसमें थोड़े से करेक्शन किए गए थे कि जो लेजर अगर किसी ने कराया तो उनका क्या है। तो देखो, अगर किसी ने लेजर कराया है तो ये A1, A2, A3 इसके लिए सब वो अनफिट ही रहने वाले हैं। लेकिन पहले क्या था, वो जो लेजर कराए होते थे वो बी में भी वैलिड नहीं रहते थे, लेकिन इसके बाद जो फर्क है वो करा दिया गया। देखो, मैटर ऑफ मेडिकल फिटनेस ऑफ कैंडिडेट हु अंडरवेंट लेसिक सर्जरी वॉज डिलिबरेट द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। उसके हिसाब से ये बोला गया कि B1, B2 के लिए वो फिट रहेंगे, यहाँ लिख दिया गया, लेकिन उसकी कुछ शर्तें हैं। C1, C2 के लिए वो फिट है, कोई शर्त नहीं जो लेसिक सर्जरी से गए। यहाँ पर देखो, यहाँ पर शर्तें लिखी लेकिन C1, C2 में शर्तें नहीं लिखी, फिट है, तो C1, C2 वालों को कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप मेडिकल स्टैंडर्ड B1, B2 चाहते हो, जो कि कॉमर्शियल डिपार्टमेंट की कोई भी पोस्ट के लिए जरूरी रहता है, उसमें आप देखोगे तो नो कॉम्प्लिकेशन रिलेटेड टू लेसिक सर्जरी फॉलोइंग लेसिक सर्जरी आर ऑब्जर्व्ड इन द कैंडिडेट। लेसिक सर्जरी से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। लेसिक सर्जरी शुड बी एटलीस्ट ऑफ 1 ईयर ड्यूरेशन एंड द सेम शुड बी सब्सटेंड विथ अ मेडिकल सर्टिफिकेट इशूड बाय स्पेशलिस्ट। यानी कि ये जो लिखा है इसका मतलब ये है कि आपकी सर्जरी को कराए हुए एटलीस्ट 1 साल हो जाना चाहिए। सर्जरी आपने जब कराई उससे आपका 1 साल मिनिमम हो जाना चाहिए। ये डेट वो नहीं है कि आपने फॉर्म अप्लाई कब किया, ये डेट वो है कि जिस दिन आपका मेडिकल हो रहा है उस डेट को 1 साल हो जाना चाहिए। अगर आपने लेसिक सर्जरी कराई और मेडिकल में आप पहुंचे रेलवे के, तो आपको अगर B1 या B2 मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए तो ऑपरेशन कराए हुए आपका 1 साल हो जाना चाहिए, और जिस दिन ऑपरेशन कराया था आपने उसका आपके पास कुछ प्रूफ रहना चाहिए, सर्टिफिकेट रहना चाहिए। अगर वैसा कुछ नहीं है तो भी आप जिस डॉक्टर से कराए तो उससे आप एक रिटर्न में लिखवा करके आओगे, सर्टिफिकेट लेकर के आओगे कि आपका जो आंखों का ऑपरेशन है वो 1 साल पहले हो चुका है, यानी ड्यूरेशन 1 साल की हो चुकी है ऑपरेशन हुए। रेजिडुअल कॉर्नल थिकनेस, हाँ, लेसिक को लेकर के एक बात, जो आपके लेसिक आपने कराया नहीं कराया ये कैसे पता चलता है। मान लीजिए आपने लेसिक कराया, कुछ बताया ही नहीं, तो वो इससे पता चल जाता है। जिसने लेजर नहीं करवाया उसको भी अच्छा मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए कई बार इसकी प्रॉब्लम आ जाती है। ये जो रेजिडुअल कॉर्नियल थिकनेस वाला जो टेस्ट होता है इसको लेकर के, तो ये आपने अगर ऑपरेशन कराया लेसिक तो वो इससे पता चल ही जाएगा, छुपा तो आप वैसे किसी भी हालत में नहीं सकते। तो सर्जरी कराने के बाद में ये वाला जो भी नियम है ये भी फॉलो होना चाहिए। बाकी सब जो था आपका चश्मे का नंबर वो सब, वो जो अभी पहले आपको बताया उस हिसाब से रहना चाहिए। फंडस यानी आंखें नॉर्मल होनी चाहिए, और कोई आई डिजीज आपको अभी की हालत में बढ़ रही है या है वैसा कुछ नहीं रहना चाहिए। तो ये हो गया, यानी कि अगर B1, B2 आप चाहते हो तो आपको ये शर्त अगर आप पूरी करते हो तो लेसिक अगर कराए हो तो भी आपको वैलिड रहेगा, जबकि पहले क्या था कि पहले ऐसा वैलिड नहीं था। तो जो मुझे लगता है कि ये वीडियो से 95% जो मेडिकल को लेकर के जनरल नॉलेज आपको चाहिए थी वो आपको हो गई। अब स्पेसिफिक केसेस को लेकर के आपको लोग को यहाँ पर कमेंट करना है, आप लोग स्पेसिफिक कमेंट करोगे और मैं अब टॉपिक वाइज वीडियो बनाऊंगा, यानी कि क्वेश्चन वाइज वीडियो बनाऊंगा। जो भी सवाल है, जो भी डाउट है, कमेंट करके बताना। एक और बात बहुत जरूरी बता देता हूँ कि मेडिकल कैसा होता है ये मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। जब मेरा हुआ था उसके तुरंत बाद बनाया था, तो वो वीडियो अब आगे आपको दिख जाएगा, उसको आप देखिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।